नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बड़ी खबर इस बीच लखनऊ से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। सत्ता के गलियारों से बदलाव की सुगबुगाहट, विधायकों के असंतोष के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें। विस्तार के जरिए विधायकों के असंतोष को साधने की कोशिश। सितंबर के दूसरे हफ्ते में ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, विधायकों के असंतोष के मद्देनजर मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें। विस्तार के जरिए विधायकों के असंतोष को दूर करने की कोशिश। सितंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है न्यूज वन इंडिया। जल्द ही हो सकता है योगी कैबिनेट में विस्तार। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार का मकसद नाराज और असंतोष विधायकों की नाराजगी को दूर करना। सत्ता के गलियारे से इस वक्त ये सबसे बड़ी सुगबुगाहट, विधायकों के असंतोष के बीच मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें। सितंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में। अवनीश, असंतुष्ट जो विधायक हैं उनको साधने की जुगत में इस वक्त सरकार और कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहटें जोरों से हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार विधानसभा के सत्र से पहले इस बात को लेकर चर्चा थी कि विधायकों में काफी असंतोष है, कुछ विधायकों ने अपने असंतोष को अलग अलग मंचों पर, चाहे सोशल मीडिया, अपने आईडीज में या फिर सार्वजनिक भाषणों में या सार्वजनिक मीडिया साक्षात्कारों में जाहिर किया। वहीं कई जगहों पर पार्टी और सरकार की फजीहत भी कराते हुए दिखे उनके अपने विधायक। ऐसे में सत्र से पहले अपने ही विधायकों के नाते मुसीबत में कहीं न कहीं सरकार दिखाई पड़ रही थी। इसीलिए वर्चुअल बैठक जो हुई थी विधानमंडल दल की, उससे पहले इस बात की रणनीति बना ली थी पार्टी और सरकार के संगठन मोर्चों ने, और उसी आधार पर इस बात की जानकारी जो है पहले वायरल की गई। ये बात पार्टी सूत्रों द्वारा बताई जा रही है कि ये संभावित है कि सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का एक संभावित विस्तार हो सकता है, जिसमें कुछ नए मंत्री जो है वो शामिल हो सकते हैं। जिसके बाद जो असंतोष है उसको कहीं न कहीं थामने में पार्टी नेतृत्व को सफलता भी मिली। और आज जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो सभी विधायक एकजुट होकर के विपक्षी हमले का जवाब देते हुए नजर आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान की हत्या को लेकर राजनीति खूब गरमाई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने रोका। आजमगढ़ जा रहे भीम आर्मी चीफ को नोएडा पुलिस ने रोका। चंद्रशेखर को नोएडा पुलिस ने टोल प्लाजा पर ही रोका। नोएडा पुलिस को चंद्रशेखर को रोकना भारी पड़ गया। रोके जाने के बाद धरने पर बैठ गए चंद्रशेखर। पुलिस कर रही समझाने की कोशिश, चंद्रशेखर डटे हुए हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर इसी के चलते लंबा जाम लग चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें नोएडा की हैं। नोएडा पुलिस को चंद्रशेखर को रोकना भारी पड़ गया, क्योंकि चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों के साथ बैठकर यहीं पर ही धरना शुरू कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा पुलिस को चंद्रशेखर को रोकना भारी पड़ गया। रोके जाने के बाद धरने पर ही बैठ गए चंद्रशेखर। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं। नोएडा पुलिस को चंद्रशेखर को रोकना भारी पड़ गया। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, ये नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। आजमगढ़ जा रहे थे, नोएडा पुलिस ने रोका और उसके बाद पुलिस को रोकना ही भारी पड़ गया और उसके बाद यहीं पर ही धरने पर बैठ गए चंद्रशेखर। निगोहा में डबल मर्डर से सनसनी मची है। पति और पत्नी के शव खून से लथपथ मिले। पति पत्नी के शव से 300 मीटर की दूरी पर तीसरा अज्ञात शव मिला। अज्ञात शव मिलने से इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। अज्ञात तीसरा शव खड़े कर रहा है कई सवाल। मौके पर इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है पड़ताल के लिए। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। स्थानीय लोगों को बुलाकर तीसरे शव की भी शिनाख्त की जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचे एडीजी जोन एसएन साबत, निहोगा में हुई हत्याओं से राजधानी में दहशत का माहौल है। स्थानीय पुलिस की बड़ी लापरवाही से हत्याएं हुई। इंस्पेक्टर निगोहा नहीं उठाते हैं किसी भी घटना के बाद कोई भी कॉल। खाद्य विभाग की छापेमारी। खाद्य गोदामों पर यह छापेमारी की गई। खाद्य स्टॉक का विभाग की टीम ने निरीक्षण भी किया और टीम ने खाद्य के नमूने भी लिए हैं। खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग गोदामों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है।
अलग अलग गोदामों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की ये छापेमारी, खाद्य गोदामों पर ये छापेमारी की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ से सैंपलिंग भी की गई है। खाद्य गोदामों पर जब छापेमारी हुई तो उस दौरान में खाद्य के सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए हैं। खाद्य स्टॉक का विभाग की टीम ने निरीक्षण भी किया है और इस निरीक्षण के बाद में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है चारों ही तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लहराया छत्तीसगढ़ का परचम। फिर देश का स्वच्छतम राज्य बना छत्तीसगढ़। नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी का इंटीग्रेटेड स्वच्छता मॉडल सफल। राज्य को एक ही दिन मिले 14 राष्ट्रीय पुरस्कार। गोधन न्याय योजना, वेस्ट टू वेल्थ का अच्छा कमर्शियल मॉडल। गोबर खरीद योजना पूरे देश के लिए अनुकरणीय। हरदीप सिंह पुरी ने कहा ODF डबल प्लस की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के सभी शहर हैं। गोबर खरीदी योजना से बढ़ी गांव और शहर में स्वच्छता। वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में मिला पुरस्कार। समारोह में शामिल हुए सीएम बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री। भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम। छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर से एक बार देश के स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया। वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सीएम आवास से केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी के हाथों से पुरस्कार सीएम भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने हासिल किया है। पहली बार ये राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनलाइन तरीके से दिए गए हैं। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने ली सद्भावना दिवस की शपथ। भूपेश बघेल मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सद्भावना दिवस की शपथ ली। प्रदेश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई राजीव गांधी की जयंती। कार्यक्रम में राजीव गांधी के तैलचित्र पर किया गया पुष्प अर्पित। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ली कि वो जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म या भाषा का भेदभाव किए बगैर देश के सभी नागरिकों में भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करेंगे। हिंसा का सहारा लिए बगैर मतभेद की बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से ही सुलझाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया। शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों और सफाई कर्मचारियों को बधाई। पीएम मोदी की प्रेरणा से इस दिशा में निरंतर कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया। शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। इस उपलब्धि के लिए देशवासी, प्रदेशवासी, अधिकारी और सफाई कर्मचारियों को बधाई दे रहे हैं। और बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को झटका। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नाता तोड़ा है। HAM पार्टी की कोर कमेटी ने लिया फैसला। जेडीयू के पाले में जा सकते हैं जीतन राम मांझी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है और हम पार्टी की कोर कमेटी को लेकर फैसला करेंगे। हम पार्टी कोर कमेटी में फैसला कर चुके हैं। जेडीयू के पाले में जा सकते हैं जीतन राम मांझी। पूर्व सीएम है जीतन राम मांझी और हम पार्टी कोर कमेटी में फैसला ले चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले की जो जोड़ तोड़ है वो शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए उनका ये बयान बड़ा झटका है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जेडीयू का रुख कर सकते हैं। हम पार्टी की कोर कमेटी में ये फैसला ले चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति, जांच और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिहार में प्रतिदिन लगभग 1 लाख के ऊपर जांच हो रही है और मृत्यु दर भी घटी है, 0.54% है, जबकि रिकवरी रेट 75% है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे राज्य सरकार की जागरूकता और अच्छे इलाज का पता चलता है। हमने देखा है कि बिहार में कोरोना की जो जांच की रफ्तार है उसमें अचानक बहुत तेजी आई है
प्रतिदिन लगभग 1 लाख के ऊपर जांच किए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है, कैसे इसका निदान किया जा रहा है, इसको लेकर के आज हमारी बातचीत हो रही है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से। आइए बात करते हैं। सर, बिहार में अचानक कोरोना की जो टेस्टिंग की रफ्तार है उसमें वृद्धि हुई है, किस तरह से सर इसको रूप दिया जा रहा है? सर नहीं, हम लगातार प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक कोरोना का जांच किया जाए और मार्च के महीने में हमारे राज्य में एक भी जांच नहीं होता था और क्रमशः हमने गति बढ़ाई और आज स्थिति यह है कि 1 लाख से अधिक जांच हम प्रतिदिन कर रहे हैं और आज की तारीख तक लगभग 21 लाख जांच हमने पूरे कर लिए और पूरे देश के स्तर पे यदि हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद हम और कर्नाटक लगभग बराबर जांच किए और पूरे देश में सर्वाधिक जांच करने वाले जो 5 राज्य हैं उनमें से बिहार आज शामिल है। तो हमारी यह प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों का टेस्टिंग करें, फिर उनकी ट्रैकिंग करें और आवश्यकता अनुसार ट्रीटमेंट करें। जी, कैजुअलिटी का सर क्या है स्थिति अभी बिहार में? आप देख रहे होंगे कि पूरे देश का जो आंकड़ा, उस आंकड़े से यदि हम बिहार की तुलना करते हैं तो साफ दिखाई पड़ेगा कि जहां पूरे देश के स्तर पे 1.9 के आसपास मृत्यु दर है, वहीं बिहार में यह मृत्यु दर 0.5% है, मतलब लगभग चौथाई। और पूरी दुनिया के स्तर पे आप देखेंगे तो 6-7वां गुना ज्यादा पूरी दुनिया में मृत्यु दर इससे जी। तो दुनिया के स्तर पे और देश के स्तर पे मृत्यु दर भी राज्य में बहुत कम है और यह इसलिए कम है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हमने बेहतर दी हैं, अस्पतालों के अंदर भी व्यवस्था दिया है और जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं वहां पर भी दिए गए हैं, कोविड केयर सेंटर पर भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई होम आइसोलेशन में रह रहा है तो वहां भी सरकार पूरी उनकी निगरानी रख रही है, नजर रख रही है, उनसे बातचीत करते हैं, उनको आवश्यकता अनुसार दवाई भेजते हैं। तो ये सारा काम पूरी योजनागत तरीके से किया जा रहा है जिसके कारण राज्य में मृत्यु दर में भी बहुत कमी आई है और इन व्यवस्थाओं के कारण रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा हुआ है। सर, डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जा रही है बड़े पैमाने पर, अभी क्या स्थिति है सर? क्योंकि बड़े पैमाने पर सुनने को आ रहा है कि डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द ही की जा रही है। लगातार चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है और अभी 15 दिन पहले लगभग 1000 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। जो जनरल मेडिकल अफसर्स हैं उनके काउंसलिंग का काम 18 अगस्त को पूरा कर लिया गया। अगले कुछ दिनों में परिणाम आ जाएंगे और फिर उसके तुरंत बाद हम उनकी पोस्टिंग कर देंगे। वैसे चिकित्सकों की संख्या भी लगभग 4000 है। इसके अतिरिक्त भी पिछले 3 वर्षों में इस राज्य के अंदर, चाहे वह बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति का मामला हो या वॉक इन इंटरव्यू का आधार पर मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स की बहाली का मामला हो या एनएचएम के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक और मेडिकल अफसर्स की राज्य स्वास्थ्य समिति से नियुक्ति का मामला हो या दंत चिकित्सकों की नियुक्ति जो बीपीएससी के माध्यम से लगभग 550 चिकित्सकों की हुई थी वो हो। ऐसे देखेंगे तो पिछले 3 वर्षों में लगभग 3500 चिकित्सकों की अन्य नियुक्ति भी राज्य सरकार की तरफ से की गई है और 4000 ये जो हमारे जनरल मेडिकल अफसर हैं उनकी भी नियुक्ति शीघ्र की जानी है। तो आपने सुना कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 85,000 के ऊपर जो मरीज हैं वो बिहार में स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी रेट में भी अचानक तेजी आई है। बिहार में अभी जो वर्तमान में रिकवरी रेट है वो लगभग 75% को क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि कैजुअलिटी की जो है रेट, मतलब जो मृत्यु दर है बिहार में, वो सबसे कम है। 0.54% है बिहार में जो मृत्यु दर है। इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है या मरीजों की देखभाल कितने अच्छे तरीके से की जा रही है। और कोरोना की जो टेस्ट की रफ्तार है वो लगभग बिहार में 21 लाख से ऊपर सैंपलों की टेस्ट की जा चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी, बिहार में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण है उसको देखते हुए बहुत बड़ी रफ्तार मानी जाएगी। 21 लाख के ऊपर सैंपलिंग या टेस्ट होना। सहयोगी रवि रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया।
और चुनाव को लेकर इस वक्त एक्शन में है पप्पू यादव। पप्पू यादव ने नासरीगंज, डेहरी और विक्रमगंज का दौरा किया। डेहरी के शहीद रवि रंजन सिंह के पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। पप्पू यादव ने चकंदवा में मृतक मुखिया के परिजनों से मुलाकात भी की। मृतक के परिजनों को पप्पू यादव ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पप्पू यादव ने घुसिया कला में शहीद खुर्शीद खान को अर्पित की श्रद्धांजलि और कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई है। सुशांत सिंह केस को सीबीआई के हाथों में जाने को लेकर कहा कि मैं घटना के पहले दिन से कह रहा था कि मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि देश के न्याय का सवाल है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि नीतीश कुमार कोरोना को लेकर लगातार लॉकडाउन कर रहे हैं। लॉकडाउन खासकर गरीबों के लिए ही है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले बाढ़ में फंसे 70 लाख लोगों को तो बचाइए, फिर चुनाव के बारे में सोचिएगा। जिस दिन मर्डर हुआ था उसी दिन मैं सीबीआई इंक्वायरी की बात कर, लगातार आंदोलन, 1.5 महीने के बाद लाश पर राजनीति। और सुशांत सिंह पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो देश के न्याय का सवाल है, युवाओं के न्याय का सवाल है। मैं हाईकोर्ट के जज की मॉनिटरिंग चाहता हूँ, समय 6 महीने और 3 महीने के बीच चाहता हूँ, और इसकी मॉनिटरिंग हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं आज तक, आरुषि से लेकर के, नरूना से लेकर के, ब्रह्मेश्वर मुखिया से लेकर के, कोई भी केस आज तक सीबीआई सही ढंग से सोल्व नहीं कर पाई। और 1.5 महीने तक जिस तरीके से सुशांत के चीजों को खत्म करने की कोशिश की गई है, साक्ष्य को, और लगातार मैं बार बार कहता हूं कि मर्डर हुआ या मर्डरर है, मैं हमेशा कहता रहा हूं, और इसमें कोई बहस नहीं है। 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार जी 2019 में दुनिया का सबसे ज्यादा क्राइम आप किया हुआ, और डेली 40 मर्डर होता है, और आप अभी तक कोई केस रामस्वय कुशवाहा से लेकर जेपी यादव से लेकर के स्टूडेंट को मार दिया गया एएन कॉलेज का उस विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी प्रदेश मंत्री संगठन का जायजा लेने के लिए मुंगेर पहुंचे। सिद्धार्थ शंभू मंत्री ने बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश जैन के नेतृत्व में बैठक की। बैठक में बीजेपी नेत्री सह प्रदेश मंत्री बेबी चंकी मौजूद रहीं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव मंडल भी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक रही। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी प्रदेश मंत्री खूब एक्शन में हैं। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। राज्य के अंदर यात्री बसों के संचालन के लिए दिशा निर्देश। यात्री बसों का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ सामान्य रूप से हो। सभी कलेक्टर्स को बचाव और रोकथाम के लिए कार्रवाई के निर्देश हैं। सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस में कहा गया है। बस ऑपरेटर्स ने बसों के संचालन में मांग की थी। 35,000 बसों का 70 करोड़ रुपए टैक्स है बकाया। इस मामले में बस ऑपरेटर्स का कहना है कि लगभग 5 महीनों से बसों के खड़े होने के चलते कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। बसों को सड़क पर अब उतारना जरूरी है और उसके लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे। रखरखाव समेत मरम्मत इत्यादि का खर्च भी इसकी व्यवस्था में सुनिश्चित करनी होगी। जी, कल ये गृह मंत्रालय का लेटर हमको भी प्राप्त हुआ कि फुल कैपेसिटी के साथ गाड़ी चलाई जा सकती है। वो तो सब ठीक है, ये पहले भी कहा गया था कि फुल कैपेसिटी पे गाड़ी चलाई जाए, पर जब तक जो हमारी मुख्य मांग थी कि हमारा लॉकडाउन का टैक्स माफ़ किया जाए, वो माफ़ नहीं होगा तो परमिट ही नहीं बने जाएंगे। जब तक हमारी गाड़ियों की टैक्स माफ़ नहीं की जाएगी तब तक परमिट नहीं बन पाएंगे। तो पहले मुख्य कारण तो टैक्स है, और हमने इंश्योरेंस के लिए भी दिया था कि इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाई जाए। जो लॉकडाउन में इंश्योरेंस खत्म हुए, फिटनेस ख़त्म हो गए हमारी गाड़ियों के, और जो हमारी गाड़ी की ईएमआई है उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम खड़ी गाड़ियों का इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे। तो हमने सरकार से वह भी मांग की थी कि इंटरेस्ट भी उसको मुख्य किया जाए। अब अंदर की कुछ बातें पता चल रही हैं कि शायद 1 हफ्ते में टैक्स माफ़ होने वाली है, जिस पर विचार चल रहा है। तो अभी तो हमको सरकार की कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है गाड़ी चालू करने की। जिस दिन नोटिफिकेशन आए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एडीजे न्यायालय दिलीप गुप्ता का आज जन्मदिन है। एडीजे भिंड न्यायालय दिलीप गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया की ओर से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज दिलीप गुप्ता का जन्मदिन है और आप जिए हजारों साल, ये शुभकामनाएं न्यूज़ 1 इंडिया आपको देता है।
आप खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें। एडीजे भिंड न्यायालय दिलीप गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर न्यूज़ वन इंडिया की ओर से उनके जन्मदिन के मौके पर एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।